चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो पिछले टर्म में हमने क्या पढ़ लिया था कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है, और जो टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन पे जो अफेक्ट होता है हम उसको आर्हेनियस इक्वेशन से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। आर्हेनियस इक्वेशन से उसको हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी क्या होता है ना, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से, जो क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से वो आपस में कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, आपस में कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। बोलिए, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से वो आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, और उनके इन कोलिजन के रिजल्ट में एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि हमने किसी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, हाइड्रोजन और आयोडीन, ना टेस्ट ट्यूब, हमने एक कंटेनर में क्या ले लिया, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन गैसियस फेज में होता है, ठीक है ना। तो जो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन के जो मॉलिक्यूल है वो आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, आपस में कोलाइड करते रहेंगे, कोलिजन करते रहेंगे, और जब इनका कोलिजन होगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। जब ये इनका कोलिजन होगा तो किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। जरूरी नहीं कि हर एक कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही हो, जरूरी नहीं कि हर एक कोलिजन में क्या बने, प्रोडक्ट बने ही बने। किसी भी कोलिजन में को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बेसिकली दो तरह के बैरियर को पार करना जरूरी होता है। कितने बैरियर? दो तरह के बैरियर को पार करना जरूरी होता है। पहला क्या होता है? ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलेंगे, एक एक दो पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली कोलाइड टू ईच अदर। लिखिए आप लोग, द मॉलिक्यूल्स ऑफ reactant continuously collide to each other, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? In every collision, product will not form. ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सारे कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म हो ही जाए, जरूरी नहीं कि सारे कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, केवल कुछ एक कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। जिस कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। उसको क्या बोलेंगे?
इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। तो द कोलिजन इन विच product is formed is known as effective collision, जिस कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है, चलिए नोट करिए इतना। तो चलिए हो गया। हमने आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं कि सारे कोलिजन में क्या बन जाए, प्रोडक्ट बनी जाए। जिस कोलिजन में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जिस कोलिजन के एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है ना। अब देखिए किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो तरह के बैरियर को पार करना जरूरी होता है। कितने तरह के बैरियर को पार करना जरूरी होता है, दो तरह के, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एनी कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। इट मस्ट ओवरकम टू बैरियर, ठीक है ना। कौन कौन सा बैरियर होता है, ओरिएंटेशन बैरियर, और दूसरा क्या होता है, एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। कौन कौन सा, ओरिएंटेशन बैरियर और साथ ही साथ एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। देखिए ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है ना। ओरिएंटेशन बैरियर में जो हाइड्रोजन आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स है, या ये कह लीजिए जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना जरूरी होता है, ठीक ना। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये हाइड्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, आयोडीन, ठीक है ना। ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करते हैं, ठीक है ना। और चालू करने एक तरफ, जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो इनका कोलिजन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। इनका कोलिजन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। तो इस तरह से चाहे जितनी बार कोलाइड कर ले, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। इसमें कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इन इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है। प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए इनका जो सही तरीका है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ये इस तरह से आपस में कोलिजन करने चाहिए। दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन। आ गई बात समझ में। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसमें,
और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। तो ये वाला इनइफेक्टिव कोलिजन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, ये वाला प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है? चलिए इतना नोट करिए, तो हम आगे देखते हैं इसको। चलिए हो गया सब लोग का। देखो जो दूसरे तरह की जो बैरियर है, ठीक है ना, पहले समझ लीजिए होता कैसे है। इधर देखिए, जब हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जब किसके नजदीक आता है, आयोडीन के, वो भी किसमें, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, किसमें, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच एक नया तरह का बॉन्ड बनता जाता है, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और ये फाइनली क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। बोलिए, जो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था पहले से और जो आयोडीन के बीच का बॉन्ड था वो धीरे धीरे कमजोर होकर के क्या हो गया, ब्रेक कर गया और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में एक तरह का नया बॉन्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी। इस इंटरमीडिएट को हम और क्या बोल लेते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना। नेक्स्ट वन है, जो नेक्स्ट तरह का बैरियर है, दैट इज द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। जो नेक्स्ट तरह का बैरियर है वो क्या है, एनर्जी बैरियर, ठीक है ना। अब देखिए, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है। उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रही तो चाहे जितनी बार कोलिजन कर ले वो कभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे। इसको इस तरह से समझिए, ठीक है, कि आपका क्या किया, सुबह सुबह जब आप लोग जगे तो आप लोग को जलेबी खाने का मन कर दिया। क्या खाने का मन कर दिया, जलेबी, ठीक है ना। आप लोगों ने मम्मी से पैसा मांगा, ठीक है ना, कि मम्मी हमको जलेबी खाना है, पैसा दो, हम जलेबी लेने जा रहे हैं। मम्मी ने आपको क्या दिया, 50 रुपए दिया, ठीक। 50 रुपए लेकर के आप जलेबी लेने चले गए। बोले कि अब मार्केट में जाके आपको पता क्या चलता है कि जो जलेबी है वो 200 रुपीज पर केजी है। कैसे किलो है, 200 रुपीज पर केजी, 200 रुपए किलो है, ठीक है ना। अब आप 50 रुपए लेकर के गए हैं, कितना लेकर के गए हैं, 50 रुपए। आपको आधे किलो क्या चाहिए, हाफ केजी आपको क्या चाहिए, जलेबी चाहिए। तो हाफ केजी के लिए कम से कम आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, 100 रुपीज। हाफ केजी जलेबी के लिए कम से कम आप लोग के पास कितना पैसा होना चाहिए, 100 रुपीज। 100 रुपीज से अगर कम रहेगा तो आप लोग हाफ केजी जलेबी नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है हाफ केजी जलेबी के लिए, कम से कम 100 रुपए। 100 रुपए से अधिक चाहे जितना हो सकता है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 100 रुपए होना चाहिए। आप 50 रुपए लेकर के चाहे जितनी बार चले जाओ किसके पास, मिठाई वाले के पास, स्वीट वाले के पास, क्या कभी आपको जलेबी देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि कितना चाहिए, 100 रुपीज। हाँ, तो उसी तरह से ये जो
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से, ये जो रिएक्टेंट के क्या हैं, मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, इनको इंटरमीडिएट बनाने के लिए या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है, ठीक ना। अगर एनर्जी उससे कम रही तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएंगे, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे तो ये किसमें चेंज ही नहीं हो पाएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, अपना काइनेटिक एनर्जी, जब सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन में मतलब हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को किसमें घोल रखा है, सॉल्यूशन में, ठीक है ना, आयोडीन को सॉल्यूशन में घोल रखा, हाइड्रोजन पास कर दिया। अब इन मॉलिक्यूल्स के पास अपना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये यहां से वहां क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब ये क्या करेंगे, जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल से एक दूसरे की तरफ क्या करना चालू किए, अप्रोच करना चालू किए, ठीक ना, तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, तो एक ग्राफ यहां पर बनता है, ठीक है ना। हाँ, हम इसमें क्या ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है। और हम यहां एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखिए इनके पास क्या है अपनी, जब ये मोशन में है, जब ये मूव कर रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू किया, इन्होंने एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू किया, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है, प्रोडक्ट जब बन जाता है तो, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है हम इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड क्या, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए हम उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। बोलिए, ये प्रोडक्ट बन गया HI, हाँ, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब देखिए अगर रिएक्टेंट के ग्राफ को हम ऐसे आगे बढ़ाएं और प्रोडक्ट के ग्राफ को हम ऐसे आगे बढ़ाएं, हाँ, तो आपको क्या दिख रहा है, इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये वाला डिफरेंस दिख रहा है ना। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी में जो डिफरेंस होता है हम इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है। चलिए इसको ड्रा करिए तो हम इसको नोट करा देते हैं। चलिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, ठीक है ना, इंटरमीडिएट, या इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, टू फॉर्म इंटरमीडिएट, या इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज क्या, एक्टिवेशन
एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, ये क्लियर है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से, जो मैंने कल के वीडियो में या पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि जब क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जब क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एनर्जी है किसकी, हाइड्रोजन और आयोडीन की, ये वाली एनर्जी, और ये वाली एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इधर देखो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी का जो क्या है, डिफरेंस है, हाँ। तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जब क्या डिकम्पोज हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये भी लिखेंगे, सम एनर्जी रिलीज when activated complex decomposes to form प्रोडक्ट, ठीक है ना। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी of reactant and product is known as, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जो कहना कर लीजिए, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, आगे बात समझ में। हो गया। अब देखिए, ये जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है। सबकी एनर्जी क्या नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिए कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है। हमारे क्लास में 60-70 स्टूडेंट हैं, और अगर मैं पूछ लूं कि किसके पास इस टाइम 500 रुपीज है, तो मोस्टली पता चलता है कितने, 10 लोगों के पास 500 रुपीज है, ठीक है ना। मैं पूछ लूं कि कितने लोगों के पास 100 रुपीज है, तो पता चलता है कि मोस्टली कितने लोगों के पास है, 10 से 15, 10 to 15 लोगों के पास 100 रुपीज है, हाँ। अगर मैं पूछ लूं कि कितने लोगों के पास 50 रुपीज है, तो पता चला क्या कि 40 लोगों के पास 50 रुपीज है, 50 रुपए है। कितने लोगों के पास है, 40 लोगों के पास, हाँ,
50 रुपए है। तो सब जो मैक्सिमम लोगों के पास जो पैसा है वो कितना है? 50 रुपए। कितना है? 50 रुपए। ठीक है ना? तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लोगों के पास जो पैसा है, ठीक है ना, वो कितना है? 50 रुपए। हम इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। वह एनर्जी जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होता है, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के मैक्सिमम क्या मॉलिक्यूल्स के पास होगा, हम उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है ना? जैसे कि हमारे क्लास में मैंने भी बताया क्या कि मैक्सिमम लोगों के पास कितना है? 50 रुपए। तो मोस्ट प्रोबेबल पैसा कितना हो गया? 50 रुपए। लेकिन जलेबी खाने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 100 रुपीज। तो हमारे क्लास में भले सब लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास 50 रुपए है, लेकिन उसमें से जो जलेबी खाने की जो क्या है कैपेसिटी है, वो 20 लोगों के पास ही है। क्यों? क्योंकि 5 लोगों के पास 500 रुपए है और 10 से 15 लोगों के पास 100 रुपए है। तो उससे नीचे वाले तो कभी खा ही नहीं पाएंगे। कम से कम 100 रुपीज तो चाहिए ही चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या डिफाइन करता है कि जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो मैक्सिमम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, है ना, कितनी काइनेटिक एनर्जी को हेल्ड करते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या होता है? प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है ना? अगर ग्राफ देखें इसका, तो हम इसमें क्या लेंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ, नहीं वेट, हम इस पे लेंगे एनर्जी। हम इस पे क्या लेंगे? एनर्जी। और हम इस पे क्या लेंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं तब जाके सही होगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बोलिए। अब देखिए, कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी 0 होगी? तो 0 मॉलिक्यूल्स। ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है ना? उसके बाद ये धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, और ये इस तरह से आकर के वो हो जाती है। ठीक है ना? तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होता है, इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या लिखेंगे? द एनर्जी विच, नहीं, इसको ऐसे लिखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी।
ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? हाँ चलिए बहुत अच्छे, नोट करिए इसको। चलिए डन हो गया। चलिए इसमें ये बस एक क्लास इसमें जो बच गया है, ठीक है ना, दैट इज अ मैक्सवेल ग्राफ। हम इसी में डिस्कस कर देते हैं कि मैक्सवेल ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। केवल ग्राफ ही समझना है और कुछ नहीं। मैक्सवेल ग्राफ, ठीक है ना। देखो क्या होता है मैक्सवेल ग्राफ ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी लिख सकते हैं इसको, मैक्सवेल ग्राफ ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। देखिए मैंने क्या बताया था कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना जरूरी है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? देखो मान लिया ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एनर्जी के आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इस वाले एनर्जी के आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, ये सब के सब किस में चेंज हो जाने वाले हैं, ये सब के सब किस में चेंज हो जाने वाले हैं, प्रोडक्ट में। ये आराम से क्या बना लेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इतना बना लेंगे ना। हाँ इतना, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। हाँ इसके इधर की जितने भी मॉलिक्यूल्स है, हाँ ये क्या कभी प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। बोलिए अब हमने क्या किया कि जो हमारा क्या है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से समझिए कि हमारे क्लास में मैंने क्या बताया कि 40 स्टूडेंट के पास 50-50 रुपए है, ठीक है ना। उसमें से 10-15 ऐसे तो होंगे जिनके पास 90 to 80 रुपीज होगा ना, कितना होगा, 90 to 80 रुपीज। तो मैंने सबको 20-20 रुपए अलग से दे दिया, कितना दे दिया, 20-20 रुपए अलग से दे दिया। जब 20-20 रुपए दे दिया तो अब जो 50-50 रुपए सबके पास था, अब कितना हो गया, 70-70। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अच्छा ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 80 रुपीज से लेकर के 90 रुपीज था, अब वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे भी एबल हो जाएंगे जलेबी खाने के लिए, क्योंकि उनके पास भी वो 100 रुपीज हो गया। हमने बाहर से उनको 20 रुपए दे दिया, तो जैसे ही हमने उनको बाहर से 20-20 रुपए दिया, उनके पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में हो जाएंगे। बोलिए तो अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो क्या होती है एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ गई, क्या हो गई, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ गई। अब उसकी मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी क्या हो गया, देखो ये है T+10, मतलब हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री। टेम्परेचर हमने कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बताइए एक्टिवेशन एनर्जी के आगे अब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, ये वाले भी तो चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। हाँ तो ये हमारा कहलाता है मैक्सवेल ग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या नोट करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक
एनर्जी also increases and fraction of molecules change into product also increases। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए। अच्छा, इसमें बस एक चीज रह गया, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो मैं उसको पढ़ाने नहीं जा रहा, बहुत आसान है ना। उसको कल मैं डिस्कस कर दूंगा 5 मिनट के लिए। इस पे हम लोग देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू टू ऑल।